सो हाउ टू बिकम अ डिजिटल नोमैड, ये टॉपिक है हमारे आज के वीडियो का। कुछ नोट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो 2016 से लेके 2020 तक 4 इयर्स तक मैंने जो है एक नोमैड लाइफस्टाइल, डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल लीड कर रहा था और काफ़ी सारी लर्निंग्स थी उस जर्नी में। एंड 2020 में while I was traveling in Vietnam, I met a girl there, we got married, we have a daughter now, and now at the moment we are traveling as a family. Not full-time digital nomads, but we plan to do that in the future. So that's my background, and in this video I'll share my learnings, क्या क्या मैंने सीखा है इस जर्नी पे। एंड मेरा फ्रेंड मुझसे पूछ रहा था कि यार ये डिजिटल नोमैड तो कैसे बना, हाउ डिड यू फाइंड ऑल ऑफ दीज places to go to, and how did you find income streams to live as a nomad, how did you find ways to work remotely। तो एज अ फ्रेंड मैं उसको बता रहा था, फिर मुझे लगा कि काफ़ी सारे लोगों के पास ये क्वेश्चन हो सकता है। इवन दो बैक देन दिस वाज प्री पैंडमिक, 2016 में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी नोमैड वाली। उस टाइम पे इतने रिसोर्सेज नहीं थे, अब रिमोट वर्क वगैरह काफ़ी पॉपुलर हो गया है, तो अब थोड़ा ईजियर है पहले से, तो ये आपके पास एडवांटेज है। बट इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस आंसर कर दूंगा जो मुझे लगता है, मतलब ये मेरे ही नोट्स हैं, मेरे थॉट्स हैं यहाँ पे, जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी एज अ डिजिटल नोमैड। तो सबसे पहले तो यार, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब कि आप एक गाइडेंस देख रहे हो अपनी डिजिटल नोमैड जर्नी के लिए। तो एक डिस्क्लेमर मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि डिजिटल नोमैड जर्नी का जो फ़न है वो थोड़ा सा कम ज़रूर हो जाएगा आपके लिए। तो अगर आप पूरा उसको फुल फ्लेजिगली इन्जॉय करना चाहते हो, जो लर्निंग प्रोसेस है, जर्नी, उसको इन्जॉय करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से मेक योर ओन मिस्टेक्स। ये वीडियो वगैरह मत देखो, ट्यूटोरियल वगैरह मत लो, और खुद निकल जाओ अपने जर्नी पे। और फिर बैड एक्सपीरियंसेस भी होंगे, बिकॉज जो ट्रैवल, नोमैड ट्रैवल होता है वो लाइफ की तरह ही होता है, उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हो या ऐसी ट्यूटोरियल्स देखते हो तो आपके जो डाउन्स हैं वो थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे, एंड आई थिंक थोड़ी थोड़ी लर्निंग, सेल्फ एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कम हो जाएगी, बट इससे ऑब्वियसली आपके अप्स ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। अगर मुझे दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होती तो जो पॉइंट्स अगर ऐसे होते, बेसिक पॉइंट्स के, मुझे कोई ये बता देता, तो वो पॉइंट्स बस मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगा। अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा हैंड होल्ड करूँ, या मान लो आप अगर एक पेड कोर्स ले रहे हो डिजिटल नोमैड बनने के लिए, तो वो रास्ता मैं रिकमेंड इसीलिए नहीं करूँगा बिकॉज अगर हर चीज़ आपको कोई और बता रहा है कि कहाँ जाना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, तो फिर से फ्रीडम जो है ख़त्म हो जाता है, विच इज़ द मेन पर्पस ऑफ द डिजिटल नोमैड जर्नी, इज़ टू गेट फ्रीडम। सो फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो फ्रीडम के बारे में है। तो फ्रीडम डिफरेंट 3 तरीके के होते हैं फ्रीडम। तो पहला होता है फ्रीडम ऑफ लोकेशन, दूसरा होता है फ्रीडम ऑफ मनी, और तीसरा होता है फ्रीडम ऑफ टाइम। कि आप अपना लोकेशन कहीं पे भी आप जा सकते हो, आप कहीं पे भी रह सकते हो, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ लोकेशन। और ये सबसे ईजीएस्ट फ्रीडम है। तो इनफैक्ट जो 3 फ्रीडम्स हैं उसमें सबसे ईजीएस्ट फ्रीडम है वो फ्रीडम ऑफ लोकेशन है। सेकेंड है फ्रीडम ऑफ मनी। इसका मतलब है कि आप सिर्फ पैसे के लिए आप काम नहीं करते, आप खुशी के लिए काम करते हो, आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप करते हो, बट पैसा आपके पास है, पैसा सॉर्टेड है, बट आप इंजॉय करते हो काम, इसीलिए काम करते हो। ये होता है फ्रीडम ऑफ मनी। ये थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है फ्रीडम ऑफ लोकेशन से। ऐसे बहुत सारे नोमैड से मैं मिला हूँ जिनके पास फ्रीडम ऑफ लोकेशन है बट फ्रीडम ऑफ मनी नहीं है। मतलब वो एक रिमोट जॉब कर रहे हैं तो वो कहीं पे भी रह सकते हैं, या फिर वो अपना एक रिमोटली बिजनेस चला रहे हैं बट उनके बिना बिजनेस नहीं चलेगा। तो उसमें क्या हो जाता है कि उनको पैसा कमाना ही है, वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो उसमें फ्रीडम ऑफ मनी नहीं होता है बट फ्रीडम ऑफ लोकेशन होता है। सेकेंड लेवल पे आप आ जाते हो अगर आपने फ्रीडम ऑफ लोकेशन भी ले लिया और फ्रीडम ऑफ मनी भी ले लिया। और फाइनली जो थर्ड लेवल होता है जो हम सबको चाहिए वो है फ्रीडम ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि हम अपने टाइम को जैसे भी चाहे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम काम करें, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है हम काम करना भी चाहें, तो हम जो करना चाहें अपने टाइम के साथ वो कर सकते हैं। ये सुनने में बहुत इजी लगता है बिकॉज काफ़ी सारे स्मॉल विलेजेस में आप देखो फार्मर्स हैं, फिशरमैन हैं, इनके पास ये सारे एटलीस्ट फ्रीडम ऑफ टाइम ऑलरेडी होता है। फ्रीडम ऑफ मनी टू सम एक्सटेंट होता है बिकॉज इंस्टेड ऑफ मनी दे आर लुकिंग एट सर्वाइवल। और लोकेशन तो खैर दे हैव देयर ओन फार्म और फिशिंग लैंड, वेरेवर दे हैव एक्सेस टू दैट दे कैन गेट इट। बट अब सोसाइटी में ये काफ़ी मुश्किल हो गई हैं ये चीज़ें, स्पेशली फ्रीडम ऑफ टाइम काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो फ्रीडम ऑफ लोकेशन जो है बस उसी लेवल पे हम बात करेंगे। फ्रीडम ऑफ लोकेशन एक बड़ा
जनरल गोल है, और उसका एक एप्लीकेशन है बीइंग अ डिजिटल नोमैड. सो दैट्स हाउ आई डिफाइन बीइंग अ डिजिटल नोमैड. ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि डिजिटल नोमैड इज अ सबसेट, इज एन एप्लीकेशन ऑफ द सुपर सेट विच इज़ द एडवांटेज ऑफ फ्रीडम ऑफ लोकेशन. आपके पास फ्रीडम ऑफ लोकेशन है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप कहीं पे भी रह सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है कि आप डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल ही जियो. आप फ्रीडम ऑफ लोकेशन के साथ कुछ भी कर सकते हो. जैसे मेरी वाइफ वियतनामीज़ है, तो हम लोग वियतनाम में रहते हैं. इवन तो मेरे पास फ्रीडम ऑफ लोकेशन है, आई प्रेफर टू बी देयर नियर माई इन लॉज एंड द एक्सटेंडेड फैमिली. सो आई एम यूजिंग इट इन अ डिफरेंट वे. But right now I'm in Bali, I'm in Indonesia with my family. If I want, I can also travel at any given time. I can go back at any given time whenever I want. So how you use that freedom of location is up to you. And being a digital nomad or becoming a digital nomad is one application of the freedom of location that you've earned by the steps that you've taken. And we'll discuss the steps that you can take to do that. So ये important concept है कि आप freedom of location में खेल रहे हो. एज एन एप्लीकेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ लोकेशन आप एक डिजिटल नोमैड बन रहे हो सकता है आप अपने फ्रीडम ऑफ लोकेशन के साथ ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि मैं XYZ विलेज में जाके, मैं साउथ गोवा की एक विलेज में जाके रहना चाहता हूँ, तो आप अपने फ्रीडम ऑफ लोकेशन को उस सेंस में फिर यूज़ कर रहे हो. या मैं यूरोप जाके रहना चाहता हूँ, तो आप अपने फ्रीडम ऑफ लोकेशन को उस सेंस में यूज़ कर रहे हो. या मैं पूरे दिन घर पे सोफे बैठ के जो भी काम करना चाहता हूँ, तो फिर आप उस सेंस में यूज़ कर रहे हो. तो आप कैसे भी उस फ्रीडम ऑफ लोकेशन को यूज़ कर सकते हो. तो फ्रीडम ऑफ लोकेशन को पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो जहाँ पे आप घर से काम कर सकते हो 4 दिन पर 1 दिन आपको ऑफिस जाना है, उसमें आपको फ्रीडम ऑफ लोकेशन नहीं मिलेगा. फ्रीडम ऑफ लोकेशन को आप एज ए डिजिटल नोमैड तभी यूज़ कर पाओगे जब आपको फुल फ्रीडम ऑफ लोकेशन हो. तो पहले क्या होता था, ये पैंडमिक के बाद काफ़ी कुछ चेंज हो गया. उससे पहले सिर्फ फुल फ्रीडम ऑफ लोकेशन ही होता था. आजकल पार्शियल फ्रीडम ऑफ लोकेशन भी हो गया है, वे ऑफिस आर सेइंग कि आप फ्यू डेज़ आप नहीं आओ कोई बात नहीं, पर फ्यू डेज़ आपको आना पड़ेगा. तो सबसे पहले आपको ये समझ लो कि आपको एक डिजिटल नोमैड बनने के लिए फुल फ्रीडम ऑफ लोकेशन चाहिए होगा सबसे पहले. ठीक है. और ये जो फ्रीडम ऑफ लोकेशन है ये एक्चुअली ह्यूमन राइट है. मतलब इन द पास्ट हम सब डिजिटल नोमैड्स ही थे. इनफैक्ट हम सब नोमैड्स थे. डिजिटल तो अब आया है, हम सब नोमैड्स थे. एंड हमारे पास काफ़ी हद तक फ्रीडम ऑफ लोकेशन था. अगर हम एक ट्राइब में हैं और जो दूसरा ट्राइब है उनका एक दूसरा एरिया है, तो हम उनसे अगर लड़ाई करें तो हम उनका भी एरिया ले सकते हैं. अगर हम उनसे नहीं बैटल करना चाहें तो हम अपने एरिया में रह सकते हैं, या अपना एक नया एरिया ढूंढ सकते हैं जहाँ पे एक वीकर ट्राइब है जिनको हम डिफीट कर सकें. या फिर एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई ट्राइब नहीं है, तो हम वहाँ पे जाके उनका उस एरिया में रह सकते हैं. सो काफ़ी हिस्टोरिकल राइट है ये फ्रीडम ऑफ लोकेशन. इसमें कोई नई बात नहीं है. अब मॉडर्न सोसाइटी में ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो गई हैं, बिकॉज सोसाइटी चाहती है कि आप एक लोकेशन में रहो. उससे काफ़ी फ़ायदा होता है सोसाइटी का. आप वहाँ पे रिसोर्सेज कंज्यूम करते हो, आपको ट्रैक करना इजी होता है. अगर आपको गवर्नमेंट ट्रैक करना चाहती है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक करना चाहती है, जो सुपीरियर पावर्स हैं आपसे, जैसे आपके बॉसेस हो गए, आपकी कंपनी हो गई, आपकी सरकार हो गई, वो आप पे नज़र रख सकती है, वो आपको बुला सकती है जब चाहे. तो सोसाइटी का फ़ायदा इसमें है कि आप एक कंस्ट्रेंट लोकेशन में रहो. और आपका फ़ायदा हमेशा एक इंडिविजुअल का फ़ायदा हमेशा फ्रीडम में होता है, बिकॉज इंडिविजुअल्स चेज फ्रीडम एंड सोसाइटी चेजेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट. सो आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी थोड़ी सी फ्रीडम कम कर दी जाए. बट जो लोग इंडिपेंडेंट थिंकर्स हैं, वो लोग इस बात को समझ रहे हैं. दे आर एबल टू फिगर आउट दीज वेज कि मैं अपना रास्ता कैसे निकालूँ. सो ये एक रीज़न है बहुत बड़ा डिजिटल नोमैड बनने के लिए, जो लोगों के पास होता है कि दे फाइंड देयर ओन वे. सो 2016 से 2020 तक आई ट्रैवल्ड अक्रॉस 25 कंट्रीज़, और मैंने काफ़ी लोकल ट्रैवल किया, लोकल लैंग्वेजेस भी सीखने की कोशिश की. एंड 2020 में भी मैं ट्रैवल करने को रेडी था, बट बिकॉज आई वॉज इन वियतनाम, आई गॉट मैरिड. तो एंड अभी हमारी जो बेटी है वो जस्ट अभी 1.5 साल की हुई है, तो अब हमने फिर से ट्रैवल करना शुरू किया एज अ फैमिली. तो शुरू करते हैं. सबसे पहली बात, आपको मेरा बैकग्राउंड समझ आ गया, आपको ये फ्रीडम ऑफ लोकेशन का कॉन्सेप्ट होपफुली समझ आ गया, ये इंपॉर्टेंट है. अब मान लो आप रेडी हो, आपको फ्रीडम ऑफ लोकेशन चाहिए डिजिटल नोमैड बनने के लिए. तो आपको बेसिकली या तो ऐसा जॉब करना पड़ेगा जो रिमोटली आप कर सको. सो एक 100% रिमोट जॉब. और अगर आप इंडियन हो तो मैं ये
रेकमेंड करूँगा तो ऐसी कंपनी ढूंढो जो इंडियन ही नहीं है, मतलब जो अमेरिकन है या कैनेडियन है। एक तो इंडियन कंपनीज़ और इंडियन लोगों का माइंडसेट थोड़ा अलग होता है, वो लोग चाहते हैं आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बुलाना चाहते हैं, थोड़े से ज़्यादा कंट्रोलिंग भी होते हैं, मैंने देखा है। कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियंस ही होते हैं, बट इंडियन कंपनीज़ में यूजुअली बॉसेस चाहते हैं कि आप रिपोर्ट करो उनको आके फिजिकली। ये थोड़ा सा और ओपन आपको माइंडसेट मिल जाएगा, ओपननेस का एडवांटेज मिल जाएगा अगर आप बाहर देखते हो तो। सो रिमोट जॉब्स हो गया। एक और तरीका होता है जो कि बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते हैं, बट ये ट्रैवलिंग जॉब्स वाला मेथड होता है, विच इज़ नॉट अ कंप्लीट डिजिटल नोमैड स्ट्रक्चर। इट्स अ नोमैड स्ट्रक्चर बट नॉट अ कंप्लीट डिजिटल नोमैड स्ट्रक्चर। सो इन दैट स्ट्रक्चर व्हाट यू डू इज़, आप एक कंट्री में जाते हो और आप वहाँ पे एक जॉब ढूंढ लेते हो, फिर आप वहाँ पे एक जॉब करते हो, मान लो 6 मंथ्स, फिर आप दूसरी कंट्री में जाते हो, फिर आप वहाँ पे एक जॉब ढूंढते हो, वहाँ पे आप 6 मंथ्स या 2 मंथ्स या 3 मंथ्स जो भी आपका ड्यूरेशन है, प्रेफर्ड ड्यूरेशन है। तो इसमें क्या है, आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके वहाँ पे फिजिकल नॉन रिमोट, एक तरह से नॉन डिजिटल जॉब्स करते हो। तो ऐसा भी हो सकता है आप डिजिटल जॉब्स करो, बट जैसे मैंने देखा है मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जिनसे मैं हॉस्टल्स में रहता था, मैं पहले एज अ नोमैड, काफ़ी सारे बारटेंडिंग कर लेते थे, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट में काम कर लेते थे। इनफैक्ट मैंने पर्सनली एक रेस्टोरेंट में काम किया हुआ है वियतनाम में। सो इवन दो आई हैव माई ओन बिजनेसेस, बट मज़ा आया, इट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। वहाँ उसमें क्या होता है, आप एक लोकल कल्चर में इमर्स हो जाते हो। अगर आप सिंगल हो तो काफ़ी रिकमेंड करूँगा मैं ये मेथड। हो सकता है आपकी फैमिली वगैरह इसलिए खुश ना हो कि आप एक बार टेंडिंग करें, स्पेशली अगर आप एक अच्छी इंडियन फैमिली से आते हो, तो हो सकता है आपको ये सब चीज़ें अच्छी ना लगे। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, आप बोल सकते हो मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, कुछ भी बोल सकते हो, वो तो कोई आपके ऊपर है। बट ये ट्रैवलिंग जॉब्स है, दीज आर नॉन डिजिटल एंड दीज आर यूजली नॉन स्टेबल जॉब्स। लाइक बारटेंडिंग इज़ वेरी इजी टू स्विच इन एवरी फ्यू मंथ्स। इसके भी प्रोज एंड कॉन्स है, बट ये एक और मेथड है। इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे बिकॉज मैं थोड़ा डिजिटल नोमैड टाइप का इंसान हूँ। लाइक आई वुड लाइक टू हैव माई ओन बिजनेस ऑनलाइन विच आई डू हैव, एंड देन ट्रैवल द वर्ल्ड विद दैट बिजनेस एंड मेक मनी फ्रॉम दैट बिजनेस। थर्ड होता है आपका फ्रीलांसिंग। तो हमने रिमोट जॉब्स की बात कर ली, हमने नॉन डिजिटल ट्रैवलिंग जॉब्स की बात कर ली। थर्ड हो गया हमारा फ्रीलांसिंग। तो आप वर्क पे जाओ, फ्रीलांसर पे जाओ, इन वेबसाइट्स में आपको फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट लीड्स हैं तो आप लिंक्डइन से भी देख सकते हो, आप लीड्स फेसबुक ग्रुप्स पे देख सकते हो। तो ऐसे क्लाइंट्स आप ढूंढो विच हु आर ओके विद यू ट्रैवलिंग, हु डू नॉट वांट टू सी यू फेस टू फेस वगैरह। एंड फाइनली जो फोर्थ लेवल पे ऑप्शन है, ये थोड़ा हायर लेवल में, इसलिए आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग शायद माइंड करेंगे इसको, बट ये हाई लेवल इसलिए है क्योंकि ये फोर्थ ऑप्शन है अपने बिजनेस का या अपने स्टार्टअप का। तो ये हमेशा हाई लेवल ही रहेगा बिकॉज इसमें लेवरेज होता है। लेवरेज होता है, इसका मतलब है कि आप दूसरे लोगों का टाइम, दूसरे फ्रीलांसर्स की एफर्ट्स, दूसरे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो, लेवरेज कर सकते हो टू ग्रो योर बिजनेस। तो इसमें हमेशा आपको जो भी हाई लेवरेज एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपको बेटर एडवांटेज होगा फाइनेंशियली भी एंड टू अटेन फ्रीडम एज वेल। सो हमने देख लिया ट्रैवलिंग जॉब्स एक तरह से लोएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की पे है, जिसमें आप फिजिकल जॉब्स कर रहे हो उस कंट्री में जाके। सेकेंड लेवल पे है रिमोट जॉब, इसमें भी आप जॉब कर रहे हो, आप किसी और के लिए काम कर रहे हो। फिर थर्ड पे है फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग में थोड़ा सा और आपको फ्रीडम मिल गया है। और फिर फाइनली फोर्थ लेवल पे अपना बिजनेस जो आप रिमोटली चला रहे हो। तो ये 4 चीज़ें आप कर सकते हो डिजिटल नोमैड बनने के लिए। बिफोर हम अगली पॉइंट डिस्कस करें, एक चीज़ मैं और ज़रूर बताना चाहूँगा कि अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट कर लेना। मैंने देखा बहुत सारे डिजिटल नोमैड्स होते हैं, वो एक थोड़े से एक रिबेलियस माइंडसेट से भी आ सकते हैं, या थोड़े से क्यूरियस माइंडसेट से आ सकते हैं, या ऑफ बीट माइंडसेट से आ सकते हैं। तो काफ़ी बार ये लोग अपना कॉलेज या जो भी बेसिक एजुकेशन है वो स्किप करके लाइफ जीते हैं। तो बेसिक एजुकेशन अपना कंप्लीट करें, चाहे आप कॉलेज से कर रहे हो, चाहे आप सेल्फ लर्निंग कर रहे हो, चाहे आप ऑन द जॉब लर्निंग कर रहे हो, इवन अगर आपको एक फिजिकल जॉब करना पड़ रहा है थोड़े टाइम के लिए, टू कंप्लीट इनफ लर्निंग कि आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन सको। जब आप एक फ्रीलांसर बनो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पैसा कमा रहे हो, पर आप क्लाइंट्स की हेल्प कर पाओ। अगर आप एक बिजनेस ओनर बनो तो आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाओ, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है और वो थोड़ी लर्निंग से ही आती है। तो अपना एजुकेशन जो भी है आपका सिस्टम, मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूलिंग यूनिवर्सिटी ही सबसे अच्छा तरीका है, बट जो भी आपका एजुकेशन है वो आप ज़रूर कंप्लीट कर लेना, इससे पहले आप नोमैड बनो। अब हम आ जाते हैं कि मान लो अगर आप एक करंटली कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, कि आपको एकदम से जॉब छोड़ देना चाहिए अगर आप डिजिटल नोमैड बनना चाह रहे हो। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप सबैटिकल ले लो, 1 महीने का,
और कहीं पे जाके ट्रैवल करके आओ, जिससे कि आपको पहले एक फीलिंग मिले ट्रैवल की। तो एकदम जॉब छोड़ना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, इवन तो ये काफ़ी कूल है, बट ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बिकॉज मार्केट सिचुएशन भी 2023 में क्या हो रहा है पता नहीं, मतलब मार्केट सिचुएशन थोड़ी इधर उधर ही है। तो जॉब रखो अपना, एक सबैटिकल ले लो या एक बड़ा लंबा हॉलीडे ले लो, कम से कम 1 मंथ आपको लगेंगे, 30 डेज़ आपको लगेंगे अपना ब्रेन थोड़ा रीवायर करने के लिए। और सोलो ट्रिप करना, और अपने देश के बाहर करना, अपने देश के बाहर करना, सोलो ट्रिप करना और 1 मंथ की करना। तो अपने देश के बाहर क्या, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट फूड, जो बहुत सारी चीज़ें आप सोचते थे कि यही सही तरीका है करने का, वो सब आपका वॉश हो जाएगा। कि यार बहुत सारे तरीके हैं, मतलब एक पॉइंट ए से बी जाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, बहुत सारे ईटिंग मेथड्स हैं, ईटिंग स्टाइल्स हैं, बहुत सारे गॉड्स हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो उससे आप एक अपने दिमाग से बाहर निकलोगे। आप हो सकता है आप पहले भी बहुत ट्रैवल कर चुके हो इंटरनेशनली, बट एक टूर करना, एक ट्रिप करना बहुत अलग होता है, और एक सोलो नोमैड की तरह थोड़ा सा लोकल लाइफ में जाना काफ़ी अलग होता है। तो वो पहले आप सबैटिकल ट्राई कर लेना कि ये आपको कैसा लग रहा है एक महीने। उसके बाद आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि आपका जो करंट जॉब है, क्या वो आपको एक रिमोट ऑफर दे सकते हैं, है ना। एक सिर्फ कॉफ़ी का ले लेते हैं। एक सांप सा पड़ा हुआ है वहाँ पे बड़ा सा। ये राइस फील्ड्स के पास रहने में थोड़ा ये होता है, ये विला अच्छा है बट सांप टाइप के आ जाते हैं छोटे छोटे। तो होपफुली इधर नहीं आएगा वो वीडियो में, ठीक है। अगर आप एक न्यू जॉब ढूंढ रहे हो या आपका जो करंट जॉब है वो आपको रिमोट ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो ये मेरा कैलकुलेशन है, ये मेरा फॉर्मूला है कि आप लुक फॉर अ पे दैट इज़ इक्विवेलेंट टू कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो उस कंट्री में कॉस्ट ऑफ लिविंग है, प्लस 25% उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा लगा के चलो मार्कअप, प्लस द कॉस्ट ऑफ द ट्रैवल टू गो टू दैट कंट्री एंड कम बैक टू दैट कंट्री। सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मान लो आप इंडिया में, हम डॉलर्स में बात करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम से काफ़ी इजी हो जाता है, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप एक डिजिटल नोमैड बन जाओगे तो आप भी अपनी करेंसी को ना शिफ्ट करके डॉलर्स में ले आओगे धीरे धीरे, तो आपको एक बार बार INR में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मान लो आप $1000 कमाते हो इंडिया में, तो $1000 पर मंथ आपकी इनकम है। अब आपको मान लो नोमैड बनना है, मान लो आप अगले 3 महीने इंडोनेशिया में रहना चाहते हो, एक एग्जाम्पल बताओ। तो अभी देखो कि एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है इंडोनेशिया में, ठीक है। आप लोकल की तरह रहोगे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, बट आप ऐसा नहीं कि आप 5 स्टार में रह रहे हैं कुछ, वो वैसा वाला ट्रैवल है, वो अलग टाइप, वो ट्रैवल ही नहीं है, वो क्या है पता नहीं, कन्वीनियंस है वो। आप एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग देखोगे मंथ की, सो लेट्स से $1000 ही है पर मंथ, प्लस उस पर आप 25% ऐड करोगे, बिकॉज आप टूरिस्ट हो, आपको चीज़ें 25% ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेंगी, ऐसा मान के चलो। प्लस मान लो इंडिया से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से वापस जाने आने का टिकट है, वो आप फाइनली ऐड कर लोगे। तो आपका मंथली जो इनकम अब आपको चाहिए फॉर द नेक्स्ट 3 months, दैट शुड कवर अप $1000 प्लस 25% ऑफ दैट पर मंथ, प्लस टोटल टिकट्स का कॉस्ट जाने आने का, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ यू कैलकुलेट कि आपको जॉब में कितनी इनकम चाहिए अगर आप एक कंट्री ट्रैवल करना चाहते हो। अगर आप अगले 6 महीने यूरोप जाना चाहते हो तो आपका नंबर थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। तो इसीलिए मैंने भी क्या किया था कि साउथ ईस्ट एशिया से शुरू किया था, उसके बाद मैंने काफ़ी सारा यूरोप किया था। तो 2018 में मैंने बहुत यूरोप किया था, बिकॉज फर्स्ट 2 years मैंने एशिया में फोकस किया था, बिकॉज जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है वहाँ पे आप ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हो, ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो, ज़्यादा लंबे टाइम रह सकते हो, एंड इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट तो दैट्स अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। अगली बात आती है कि आप रहोगे कहाँ पे, वेयर डू यू स्टे। सो टिपिकली इट विल ऑलवेज बी बेटर एंड चीपर एंड मोर स्टेबल इफ़ यू गेट अ लॉन्ग टर्म स्टे वर्सेज अ शॉर्ट टर्म स्टे। सो मेरी जो ट्रैवल फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी चेंज हुई है। पहले जब मैं ट्रैवल करना शुरू किया था तो मैं एक जगह पे 2 या 3 रात रहता था, फिर मैंने वो इंक्रीज़ करके 1 week या 2 weeks कर दिया, फिर मैंने 1 month कर दिया। अब ऑब्वियसली एज अ नोमैड फैमिली जब हम लोग ट्रैवल करेंगे तो वी आर प्लानिंग टू डू 6 months इन वन कंट्री, 6 months। सो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, शुरू में क्या होता है, काफ़ी एक्साइटमेंट होता है, बहुत कुछ देखना चाहते हो, धीरे धीरे आप साइट सीइंग से नोमैड लिविंग वाले मोड में आ जाते हो। तो साइट सीइंग एक अलग चीज़ है, नोमैड लिविंग एक अलग चीज़ है। साइट सीइंग का मतलब है
आप टूरिज्म कर रहे हो, आप सारी पॉइंट्स देख रहे हो, है ना, बस देख रहे हो, आप एब्जॉर्ब कितना कर पा रहे हो वो मुश्किल है बताना। पर जो नोमैड लिविंग है उसमें यू आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, यू आर गेटिंग इन टू द लाइफ स्टाइल, इट इज़ बिकमिंग पार्ट ऑफ यू एंड यू आर बिकमिंग पार्ट ऑफ इट, सो यू आर मोर और लेस लिविंग लाइक अ लोकल। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म स्टेज आप बेटर। फिर क्या कि आप चीज़ें मंथली रेंटल पे ले सकते हो जो कि हमेशा चीपर होता है। तो मान लो मैं एक मोटर बाइक एक दिन के रेंट पे लेता हूँ तो हो सकता है वो 400 रुपये पर डे के हिसाब से पड़े, पर अगर मैं एक मंथ के रेंट पे हो सकता हूँ तो हो सकता है वो 5-6 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से पड़े, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ 50% डिस्काउंट ऑन अ डे वाइज रेट। नेक्स्ट होते हैं फैक्टर्स, आप क्या देखना चाहते हो, जहाँ आप जाना चाहते हो उस जगह में आप क्या देखोगे, लाइक हाउ डू यू चूज़ अ प्लेस, व्हाट आर द फैक्टर्स यू शुड लुक एट। सो ऑब्वियसली इट्स अ इंडिविजुअल थिंग व्हाट यू फील इम्पॉर्टेंट, आपको क्या चीज़ अपील करती है, आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो डिफरेंट होगा मेरे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं क्या देखता हूँ, मैयो एक वेबसाइट है NUMEO, उसके कैलकुलेटर पे जाके सबसे पहले तो मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग देखता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच मनी, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग पहले मैं देखता हूँ। इसमें दो बातें हैं, एक तो आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच मनी, दूसरी बात अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग लो है एंड आई डू वांट टू स्पेंड मनी, इफ आई फील लाइक स्पेंडिंग मनी देन आई कैन गेट, for example, I have a private pool here, right? So I can literally buy things that I really want just to have fun. I don't want to spend money, but if I do spend money, I can live like a king. You know, that's the kind of place that I prefer. Second है quality of life. Usually मैं ये recommend करूँगा, अगर आप इंडिया से for example, तो आपको बहुत सारी ऐसी countries मिल जाएंगी जहाँ पे quality of life better है, तो you want to look for a place which has better quality of life. थर्ड है पोल्यूशन, क्राइम, ये जो फैक्टर है, क्राइम एंड पोल्यूशन शुड बी एज लो एज पॉसिबल, यू नो, वाईफाई शुड बी फास्ट। ऑब्वियसली अगर आप डिजिटल नोमैड हो तो आपको बेटर इंटरनेट चाहिए, तो वो जो है मेरे फैक्टर्स हैं। पर इस फैक्टर्स के बेसिस पे आपको एक फ़िल्टर मिल जाएगा, बट फाइनलाइज आप तभी कर पाओगे जब आप वहाँ जाके थोड़ा सा घूमोगे। उसके बाद ये होता है कि आप पॉपुलर जगहों पे भी जा सकते हो और ऑफ बीट जगह पे भी जा सकते हो। मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मैं ऑफ बीट जगहों पे जाऊँ। पॉपुलर जगह में क्या है, थोड़ा सैचुरेशन होता है, वहाँ पे काफ़ी सारे और नोमैड्स हो सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, अभी मैं बाली में हूँ पर मैं ऊबुड में हूँ। ऊबुड भी पॉपुलर है बट ऐसे रहने के लिए उतना पॉपुलर नहीं है जितना चांगू है। चांगू एक एरिया है जहाँ पे सारे डिजिटल नोमैड्स हैं, पर आप चांगू में जाओ आपको वही ट्रैफिक जैम मिलेगा, आपको वही प्राइसेस मिलेंगे जो आपको प्रॉब्ली एक वेस्टर्न कंट्री में मिलेंगे, आपको इतने सारे लोग मिलेंगे, इतना क्राउड मिलेगा। तो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है, मेरे लिए अगर मुझे यही चाहिए होता है तो मैं अपनी सिटी में रहता ना, तो इसीलिए मेरे को ये नहीं चाहिए। बट चांगू फॉर एग्जांपल, अगर आप नोमैड लिस्ट जानते हो, नोमैड लिस्ट एक टूल है जहाँ पे आप सारी जगह दे सकते हो जहाँ आप एज ए नोमैड जाना चाहते हो, उस पर नंबर 2 पे आता है चांगू। बट यार क्या है चांगू, मतलब बहुत अच्छी जगह है, आप थोड़े दिन वहाँ रह भी सकते हो, काफ़ी सारे जिम्स हैं, अच्छा हेल्दी खाना है, पर ट्रैफिक जैम के लिए थोड़ी आए हैं हम नोमैड बनने के लिए, है ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फ्रीलांस पे टच अपॉन कर लेते हैं। तो रिमोट जॉब तो खैर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो ही गया, आप लिंक्डइन पे जाओ, देख लो, रिमोट फिल्टर कर लो और अप्लाई करना शुरू कर दो। अगर आपको फ्रीलांसर बनना है तो थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, बिकॉज ये नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है। तो कुछ स्किल्स हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो डिजिटल नोमैड्स हैं, यूजुअली मैंने देखा है वो इन स्किल्स में खेलते हैं। डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, UI/UX डिज़ाइन, SEO, फ्रीलांस SEO, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, फेसबुक एड मैनेजमेंट, गूगल एड मैनेजमेंट, वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, ये सारी जो स्किल्स हैं ये बहुत अच्छी हैं डिजिटल नोमैड ट्रैवल करने के लिए एज ए फ्रीलांसर। और अपवर्क वगैरह पे आप देखोगे तो वो काफ़ी सारे जॉब्स मिलती रहेंगे इस चीज़ की। फिर जो हम फोर्थ लेवल ऑफ हायरार्की की बात करते हैं, बिजनेस, उसकी भी बात कर लेते हैं। जो पॉपुलर बिजनेस मॉडल्स मैंने देखे, चांगू भी गया था मैं, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग एजेंसी चलाते हैं, सोशल मीडिया एजेंसी, अफिलिएट मार्केटिंग काफ़ी सारे लोग करते हैं, पैसिव इनकम के लिए अच्छा है ये। ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे लोग चलाते हैं, ब्लॉगिंग बहुत सारे लोग करते हैं, टेकीज़ बहुत सारे हैं, SaaS प्रोडक्ट्स बहुत सारे लोग बना रहे हैं, SaaS सॉफ्टवेयर, एंड बिजनेस एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में भी काफ़ी सारे लोग हैं। सो ये डिफरेंट बिजनेसेस हैं जो लोग चला रहे हैं एज ए डिजिटल नोमैड। मैं आपको अपना पर्सनली बता देता हूँ, मैंने फ्रीलांसिंग किया पहले, उसके बाद मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की, उसका नाम है मैपलिंग्स। मैपलिंग्स मैंने 2014 में स्टार्ट की थी, अभी भी हम लोग अच्छा खासा काम करते हैं। तो मैं 12 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, और उसी के अराउंड मैंने कभी फ्रीलांसिंग की, फिर एजेंसी चलाई, उसी के अराउंड कुछ प्रोडक्ट्स भी बनाए।
बट उस एक स्किल आप अपना जो मेन डेवलप करोगे उसके अराउंड आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। फ्रीलांसिंग और बिजनेस जो है वो टॉप लेवल पे आ जाता है, अदरवाइज़ आपका जो रिमोट जॉब है वो ऑप्शन तो है। फिर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं वीज़ाज़ की। तो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एज इंडियंस हमारा पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमको हर जगह वीज़ा की अप्लाई करना पड़ता है। काफ़ी बार प्रॉब्लम ये होती है कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल नहीं कर सकते अगर उस कंट्री में वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है। तो आप ऐसा ज़रूर कर सकते हो कि आप इंडिया से जाओ थाईलैंड का ऑन अराइवल वीज़ा लो, थाईलैंड घूमो, कंबोडिया निकल जाओ थाईलैंड से सीधे, चाहे बस ले लो, कुछ भी ले लो, कंबोडिया घूम लो, कंबोडिया से लाओस निकल जाओ, रोड बॉर्डर क्रॉस कर लो, चाहे फ़्लाइट ले लो, फिर वियनचान में लैंड करके लाओस का वीज़ा ले लो, वहाँ से आप चाहे बस ले लो चाहे फ़्लाइट ले लो, वियतनाम चले जाओ। मान लो आप हनोई पे लैंड करके, फिर वियतनाम का ई वीज़ा ऑनलाइन पहले अप्लाई कर लो, फिर वियतनाम घूम लो आप 1 महीना पूरा, नॉर्थ से साउथ हो ची मिन पहुँच जाओ। वहाँ से आप सिंगापुर की फ़्लाइट लेके सिंगापुर के लिए वीज़ा में आप वियतनाम में एम्बेसी पे अप्लाई कर लो, फिर वहाँ से सिंगापुर चले जाओ, सिंगापुर में मलेशिया के लिए वीज़ा अप्लाई करके मलेशिया चले जाओ, फिर वहाँ से इंडोनेशिया पे जाके ऑन अराइवल ले लो। तो ऐसे आप पूरा साउथ ईस्ट एशिया जो है आप बिना इंडिया वापस आए कर सकते हो। बट बहुत सारी और कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, आपको एक पॉइंट पे जाके फिर वापस इंडिया आना पड़ेगा, या फिर आप वहाँ की इंडियन एम्बेसी पे थोड़ा ही चक्कर लगा सकते हो, क्योंकि इंडियन एम्बेसीज जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होती हैं। जैसे हमारी जो वियतनाम में इंडियन एम्बेसी है, काफ़ी मतलब बुरा हाल है इंडियन एम्बेसीज़ का। तो क्या बोला जाए इसमें, ठीक है उसको वहीं छोड़ देते उस पॉइंट को कि वीज़ा मुश्किल है अनफॉर्चुनेटली इंडियंस के लिए, और आपको इधर उधर जाना पड़ सकता है वीज़ा के लिए। अब इतने सारे लोग हैं यार इंडिया में, तो ये बात भी ठीक है कि हर कंट्री अगर हमको फ्री में वीज़ा देगी तो बिलियन मतलब कितने लोग आ जाएंगे बिना वीज़ा के, मतलब पोटेंशियल। ठीक है, तो 6 मंथ्स ऑल्टरनेटिंग शेड्यूल की मैंने आपसे बात कर ली। आप लोग 1 मंथ भी कर सकते हो। एज अ फैमिली हमारे लिए 6 मंथ्स बेटर रहेगा। उसके बाद बात आती है कि आप क्या करोगे, है ना। आप घूम रहे हो, आप डिजिटल नोमैड बन गए, आप रिमोट वर्क कर रहे हो, क्या होगा इससे, है ना, क्या हासिल होगा इससे, क्या करोगे क्या अपने टाइम के साथ। तो टाइम के साथ क्या करोगे, ये तो खैर लाइफ का एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन ही है, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने क्या किया था। तो जब मैं सिंगल था तो ऑब्वियसली मैंने अलग टाइप की चीज़ें की थी, और अब मैं अलग टाइप की चीज़ें करता हूँ। बट जब मैं सिंगल था तो एक्सपीरियंसेस पे मैं फोकस करता था। सो इंस्टेड ऑफ शॉपिंग या साइट सीइंग वगैरह, आई फोकस ऑन एक्सपीरियंसेस। तो मान लो आप एक रिमोट जॉब कर रहे हो, आपका 9 to 5 खत्म हो गया, आपके पास फ्री टाइम है, तो आप जाके सनसेट देखो कहीं अच्छी जगह पे। मतलब यही छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ की जो मैटर करती हैं। आप लोगों से मिल सकते हो, अगर आप सिंगल आप डेटिंग कर सकते हो, पीपल एक्सपीरियंसेस, पीपल कल्चर, आप लैंग्वेज सीख सकते हो वहाँ की, आप वहाँ का फूड एक्सप्लोर कर सकते हो, आप वहाँ पे कुकिंग क्लास कर सकते हो, आप वहाँ की जो लोकल आर्टिजन्स जो काम करते हैं वो सीख सकते हो। काफ़ी फ्रेंडली होते हैं लोग, अगर आप जाके डायरेक्टली उनसे बात करो तो आपको सिखा देंगे। अदरवाइज़ आप एयरबीएनबी पे एक्सपीरियंसेस सेलेक्ट करके एक्सपीरियंसेस सर्च कर सकते हो, अपना बजट वगैरह फ़िल्टर डाल के कि आपको कौन से एक्सपीरियंसेस अच्छे लगते हैं। आप एक बोट ट्रिप कर सकते हो, आप फिशिंग कर सकते हो, आप गार्डनिंग कर सकते हो, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आप ट्रैकिंग कर सकते हो। वॉकिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे लगता है फ्री है, सब लोग कर सकते हैं वॉकिंग, पर हम लोग कम करते हैं। वॉकिंग हम लोग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, और उससे लाइफ निकल भी जाती है, अच्छा भी लगता है। नेचर के अराउंड आप वॉकिंग कर सकते हो। अगर आप पार्टी स्लैश फूडी वाले कैटेगरी में तो खैर आपको ज़रूरत ही नहीं है सारे इनपुट्स की, तो आपको पता ही है आपको क्या करना। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जो टॉप 5 डिजिटल नोमैड डेस्टिनेशन हैं वो कौन सी, मतलब मैंने जो ट्रैवल किया उसमें टॉप 5 डेस्टिनेशन कौन सी। सो नंबर 1 इज़ होयान वियतनाम। सो दिस इज़ इन सेंट्रल वियतनाम, दनांग होयान रीजन है, क्वांग नाम प्रोविंस में। होयान एक स्मॉल टाउन है, दनांग एक बीच टाउन है, दोनों मुझे बहुत पसंद है। होयान में भी बीच है। सेकंड है उबुड बाली, जहाँ पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ आप लोगों से बात कर रहा हूँ। थर्ड है वुंग ताओ वियतनाम, बिकॉज वहाँ पे मेरा घर है, वहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो अगर आप ऐसे देखो तो मैंने वियतनाम में शादी की, वुंग ताओ में शादी की, वहीं पे मैंने शादी की, वहीं पे मेरी बेटी हुई और वहीं पे मैं रहता हूँ। तो मैं एज अ फादर भी, एज अ डिजिटल नोमैड फादर जी रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं वापस इंडिया नहीं आया हूँ उसके बाद से। फोर्थ है क्राबी थाईलैंड, वहाँ से फिर बहुत सारे आइलैंड्स आप जा सकते हो। और फिफ्थ है पोर्चुगल में मैं ज़्यादा टाइम पोर्टो में रहा था, कुछ टाइम लिस्बन में रहा था। बट ये मेरी टॉप 5 destinations as a digital nomad. So Vietnam, Indonesia, Portugal, Thailand, Italy, these are some of the countries that I like.
ऑब्वियसली आपके लिए अलग होगा। एक फैक्टर और है इंपॉर्टेंट कंसिडर करने का, वो टाइम जोन की। अगर आप एक फॉर एग्जांपल मैं एक यूएस क्लाइंट के साथ काम करता हूँ और अभी मैं बाली में हूँ, तो यहाँ पे जब 9:30 बजते हैं तो उनके सुबह के 9 बजते हैं, सुबह के 8:30 बजते हैं। सॉरी, सो मतलब टाइम जोन थोड़ा सा इशू जाता है। प्लस मैं थोड़ा जल्दी सोने वाला आदमी हूँ, मतलब मैं 9 बजे तक चाहता हूँ कि मैं बेड में चला जाऊँ सोने के लिए। सो वो टाइम जोन डिफरेंस वगैरह भी देख लेना। अगली पॉइंट है हमारी लिस्ट में बैंकिंग। इतनी सारी पॉइंट्स है कि भूल ना जाए, इसका बस लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई बैंकिंग है, इसके बारे में बात करनी है। तो बैंकिंग में शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। काफ़ी बार ओ नहीं आता है हमारा, जैसे मेरा एयरटेल का फ़ोन है मेरा, तो ओ नहीं आता है। जैसे यहाँ पे ऊबुड में तो खैर आ रहा है, बट कुछ कुछ जगह पे जस्ट ओ आता ही नहीं है या बहुत लेट आता है। जैसे मान लो मुझे एक बैंक ट्रांसफ़र करना है, और मैं बिज़नेस चलाता हूँ तो मैं बहुत सारी सैलरी पेमेंट्स करता हूँ, तो एंड ऑफ द मंथ ये बड़ा इरिटेटिंग होता था। बैंक ट्रांसफ़र करना है, इससे पहले ओ आता है, टाइम आउट हो जाता है। तो और क्या होता था कि एक तो आप ये सब चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते जो इंडिया में जो नए नए पेमेंट वाले चलते हैं ना। यार मैं 2020 से 2016 से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरे सामने ये सब नहीं आया था। कौन सी होती है यार ये QR वगैरह वाली जो ऐप्स होती हैं पेमेंट करने वाली, तो वो सब नहीं आया था मेरे सामने। तो अभी मैं वो सब UPI वगैरह नहीं यूज़ कर पाता हूँ, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको इंडिया में होना पड़ता है सब कुछ वेरीफाई करने के लिए। तो वो प्रॉब्लम आप अभी नहीं समझोगे, बट है, वो एक प्रॉब्लम है। तो मैंने अपना बैंकिंग जो है सिंगापुर में मूव किया हुआ है। नाउ आई हैव अ सिंगापुर बैंक अकाउंट, अ सिंगापुर क्रेडिट कार्ड, एंड सिंगापुर इज़ अ वेरी इंटरनेशनल कंट्री। अनलाइक इंडिया अनफॉर्चुनेटली पेमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। मेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स, जो मैंने क्रेडिट कार्ड्स लिए थे, वो रेकरिंग पेमेंट्स जो ऑनलाइन टूल्स के वो ही नहीं होते। ऑनलाइन टूल्स के बिना आप कैसे डिजिटल नोमैड बनेंगे? वो पेमेंट्स ही नहीं जाते। ये दिस जस्ट शोज़ कि सोसाइटी जो सुपर पावर्स हैं, सरकार है या कंपनी, आपको कितना कंट्रोल करती है, और आप एक डिजिटल नोमैड की तरह रहना कितना मुश्किल है। आपकी लोकेशन के हिसाब से आपका पेमेंट ब्लॉक हो रहा है बिकॉज ऑफ RBI गाइडलाइंस। मतलब दैट्स द वर्स्ट एक्सपीरियंस। बट उसके बाद से मैंने अपना सारा सिस्टम सिंगापुर में किया है। मैं सिंगापुर को टैक्स दूंगा, ना कि इंडिया को, बिकॉज ये लोग मेरा ध्यान रख रहे हैं उनसे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है इंश्योरेंस। तो यार देखो, अपनी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना सेफ्टी का ध्यान रखो। इंश्योरेंस ले लेना। इंश्योरेंस इंडिया में भी ले लेना, इंटरनेशनल इंश्योरेंस, और जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ की भी इंश्योरेंस ले लेना। जैसे अगर आप इंडोनेशिया में रह रहे हो 3 महीने, तो इंडोनेशिया की भी इंश्योरेंस ले लेना। अगर आप यूरोप में शेंगन वीज़ा ले रहे हो, शेंगन रीजन में रह रहे हो, तो शेंगन इंश्योरेंस आती है, वो पूरा शेंगन एरिया कवर करती है, वो ले लेना। अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से मैं ये बताऊंगा कि आपके जो घर पे एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस बैक होम, लाइक से फॉर एग्जांपल आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, कुछ भी लिया हुआ है, वो सब मतलब ख़त्म कर देना, कैंसिल कर देना, बेचोगे तो क्या। मैंने काफ़ी कुछ बेच दिया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारी थिंग्स वाली बात आती है, जिसमें था कि 80% जो आप चीज़ें ओन करते हो वो आप बेच देना, तो बचेगा जो 20%, वो यूजली आपका एक 7 किलो बैकपैक में आ जाना चाहिए। मतलब मेरे केस में तो यही था। तो जब मैंने अपना 80% सामान बेच दिया, तो जो बचा 20% वो एक्चुअली 7 kgs था, 7 kgs ऑफ थिंग्स। 7 kgs इसीलिए क्योंकि 7 kgs का आप बैकपैक विदाउट चेक इन ले जा सकते हो। और विदाउट चेक इन बैकपैक ले जाने का ये फ़ायदा है कि आप फ़्लाइट्स में, मतलब ये प्रैक्टिकल बात है, मजाक की बात नहीं है, आप फ़्लाइट्स में आराम से घुस जाओगे, आपको चेक इन के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको बैगेज के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको टिकट सस्ते मिलेंगे। अगर आप यूरोप में ट्रैवल कर रहे हो बिना चेक इन बैग के, आप अप्रॉक्सीमेटली हर फ्लाइट पे 50 से 100 यूरो बचाओगे। मजाक की बात नहीं है, बहुत सस्ती फ़्लाइट होती है अगर आप चेक इन बैग नहीं कर रहे हो, कैलकुलेट कर लो। नेक्स्ट बात आती है कम्युनिटी की। तो कभी कभी मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑफ भी ट्रैवल किया, लाइक मैं विलेजेस में ही रहता था काफ़ी महीनों तक, तो वो मैं इतना रेकमेंड नहीं करूँगा अनलेस आप भी बहुत ज़्यादा मतलब मिनिमलिस्ट टाइप के, सिंपल टाइप के इंसान हो, जो कि नहीं है आजकल लोग। तो ऐसी जगह ज़रूर जाना जहाँ पे सिटी आसपास हो, जिससे कि आप सेन फील कर सको, बीच में पार्टी कर सको, जो भी आप करते होगे। बट उसके साथ एक लाइफ स्टाइल प्रिकॉशन भी है कि डोंट गो टू क्रेजी, डोंट डू ड्रग्स, डोंट स्मोक, डोंट ड्रिंक अल्कोहल। देख लेना अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से मैं अपना बता रहा हूँ, अब मेरे हिसाब से सही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है ट्रैवलिंग विद फैमिली। इफ़ यू ट्रैवलिंग विद फैमिली, तो ट्राई टू ट्रैवल स्लो, चूज़ स्लो लिविंग प्लेसेस। और स्पेशली जब आप ये सब ट्रैवल करके ना, जब भी आप वापस घर जाओगे, जब आप वापस इंडिया जाओगे, तो आपको ना इंडिया भी बहुत पसंद आएगा। यू विल सी your own place with new eyes. You know, that's an experience that you will get. I mean, it's hard to explain, but you'll get that experience.
So stay open-minded, have a growth mindset, be adaptable to change. Like this is the biggest skill, to be adaptable to change. If you're adaptable to change, अगर आपको हर समय दाल रोटी चावल डोसा नहीं चाहिए, आप वहाँ का लोकल खाना भी खाओगे, आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी बोलोगे, दैट विल ओपन योर माइंड अ लॉट. दूसरी चीज़ आप सीखोगे कि आप यूजली इंटरनेट पे रहोगे तो आप व्हाट्सएप पे सारे कॉल्स कर सकते हो, तो बिना मोबाइल सिम के रहना भी एक बहुत ही फ्रीडम गिविंग एक्सपीरियंस होता है. करेंसी में मैं ये बताऊंगा कि हमेशा US डॉलर्स अपने पास रखना और फिर वहाँ से चेंज करते रहना. बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होगी इस जर्नी पे वो होगी कि यू विल बेसिकली लेट गो ऑफ योर फिल्टर्स. तो जब से हम पैदा होते हैं हमारे दिमाग में ना फिल्टर्स लगा दिए जाते हैं और कि ये सही तरीका है ये करने का, वो सही तरीका है. तो ये हमको फैमिली, टीचर्स, सोसाइटी ये सब बताती है. बट धीरे धीरे आपके फिल्टर्स गायब होना शुरू हो जाएंगे एंड दैट विल बी अ एनरिचिंग एक्सपीरियंस. इट्स अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस दैट यू विल गेट फ्रॉम दिस. Even if you just experience the taste of it once, it will change your life. So those are some of the tips and that is how you become a digital nomad. Thank you so much for watching. और videos आपको इस channel पे मिलेंगे. Bye.